Hello students, today our topic is Python programming and in this lecture we are going to discuss about while loop. In our last lecture we already discussed about for and while loop, but now in this lecture we are going to discuss while loop with break and continue statement and we will see how break and continue statement affect while loop. So let's start. तो स्टूडेंट पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं वाइल लूप को, उसके बाद हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करेंगे। देखिए लूप टू टाइप्स के होते हैं, तो वाइल लूप और फॉर लूप। जहाँ तक पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो वाइल लूप को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो लूप से क्या मतलब है यहाँ पर पहले ये समझिए। लूप्स का मतलब है यहाँ पर कि हमें किसी कंडीशन कभी किसी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना है, मोर देन वन टाइम्स। तो हम ये चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो और उसकी हम इनिशियल कंडीशन बताएं, हम ये बताएं कि चेकिंग कंडीशन क्या होगी। जब तक चेकिंग कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताना होता है कि इनिशियल कंडीशन से चेकिंग कंडीशन में जाने के लिए हर बार उसके को इस तरीके से जंप करना पड़ेगा, जिसे हम स्टेप वैल्यू बोलते हैं। तो बेसिकली लूप के 3 मेन पॉइंट्स होते हैं जब हम लूप को रन कराते हैं। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, या स्टार्ट वैल्यू, दूसरा चेकिंग कंडीशन और थर्ड है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो अगर हम वाइल लूप की बात करें तो ये इसका फ्लो चार्ट है। तो हमेशा जो चेकिंग कंडीशन होती है जिसे हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये चेक होता है जब कभी भी लूप चलता है, बार बार चेक होता है। जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहती, चलती रहती, तब तक लूप चलता रहता है। और जैसे ही टेक्स्ट एक्सप्रेशन फेल होता है आपका, हम लूप के बाहर आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये लिखा हुआ एंटर वाइल लूप, हम वाइल लूप के अंदर एंटर कर गए। उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक होगा, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट है तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो हम बॉडी ऑफ वाइल यानी लूप के अंदर आ जाएंगे और जो भी स्टेटमेंट उससे रिलेटेड है वो एग्जीक्यूट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और फिर हम टेस्ट एक्सप्रेशन में दोबारा से जाएंगे और फिर से कंडीशन चेंज होगी, क्योंकि आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू जो लूप की है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है, वो आपकी चेंज हो गई। तो चेंज होने के बाद फिर देखेंगे क्या वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। अगर कर रही है, यस, आंसर यस में है, तो फिर से या आंसर ट्रू है तो फिर से हम बॉडी ऑफ द वाइल, जो भी वाइल की बॉडी है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, जब कभी भी कंडीशन फेल होगी, ऑब्वियसली एक बार तो फेल होगी, तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये आपका वाइल लूप है। इसमें एक बात ये याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लूप के कभी बाहर ही नहीं आ पाते। कंडीशन आपने ऐसी दे रखी है आपने कि लूप के आप कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे और लूप चलता ही रहेगा, तो उसको इनफाइनाइट लूप बोलते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो फिर उस केस में उससे इनफाइनाइट लूप बोला जाएगा। वो हम देखेंगे आगे किस तरीके से, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट लूप चलाने का हमें कोई एडवांटेज नहीं है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता ही रहे, हमेशा ही एग्जीक्यूट होता रहे। कहीं ना कहीं आपको एक इस तरह की कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी कि आप लूप के बाहर आ सकें। अगर कंडीशन इस तरह से मेंशन की है कि आप लूप के बाहर ही नहीं आ पाएंगे कभी भी, तो फिर ये इनफाइनाइट लूप कहलाएगा। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया, आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि इस केस में i=1 लिखा, तो आपने ये बताया इंटेंशनली कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। यहाँ i एक वेरिएबल है, आप कुछ और वेरिएबल ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, नम ले सकते हैं, कुछ काउंट ले सकते हैं, काउंटर ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से वेरिएबल ले लीजिए। लेकिन जनरली हम i j के इस तरीके से लूप में वैल्यू यूज़ करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर i ही लेना होता है हमेशा, कुछ और ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये एक वेरिएबल है, आप उसको कहीं, लूप का जो वेरिएबल है आप उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जो आइडेंटिफायर के रूल हैं जो अगर फॉलो हो रहे हैं तो आप वो वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने i=1 से इनिशियलाइज कर दिया। देन हमने कंडीशन चेक की। कंडीशन चेक करने के लिए हम वाइल लिखेंगे, वाइल के बाद कंडीशन मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन दी i=6, तो ये कंडीशन है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू <6 रहेगी, तब तक ये लूप चलेगा। और इसके बाद कॉलन का साइन लगाना होता है हमको, ये सिंटैक्स है इसका, नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। इसके बाद हमें बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एंटर करेंगे। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इंडेंटेशन से। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं जो वाइल के बाद लिखे जाएंगे, स्पेस देने के बाद जो लिखे गए हैं, वो सभी वाइल लूप का पार्ट माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये कंडीशन चेक होने पर, सेटिस्फाइड होने पर, पहले तो चेक होगी, अगर ट्रू पाया जाता है तो फिर स्टेटमेंट रन होंगे। जैसे प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट होगी। और इसके साथ हम बॉडी ऑफ द लूप के अंदर, वाइल के अंदर, हम इंक्रीमेंट भी देते हैं। एक स्टेटमेंट तो इंक्रीमेंट का होता ही होता है, क्योंकि वापस जब हम लूप पे जाएंगे तो इंक्रीमेंट अगर नहीं, इंक्रीमेंट हमको करना ही होगा उस केस में। तो i=i+1 लिखा है, इट मीन्स कि i की जो भी प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 1 ऐड हो जाएगा।
तो होगा क्या कि आई की वैल्यू में अब आई प्रिंट होने के बाद मीन्स 1 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो 2 हो जाएगी, 2 को चेक किया जाएगा कि 2 लेस देन 6 है या नहीं। अगर वो लेस देन 6 है, ऑब्वियसली जो लग भी रहा है कि 2 इज़ लेस देन 6 है होता भी है, तो फिर से आपका प्रिंट आई स्टेटमेंट और आई इक्वल टू आई प्लस 1 एग्जीक्यूट होंगे। तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर अगेन लूप की फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 3 लेस देन 6 है, अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब 4 हो जाएगी। अगेन फिर 4 के लिए चेक होगा कि 4 लेस देन 6 है, तो अगर 4 लेस देन 6 है आपका, तो 4 लेस देन 6 है तो आपका क्या होगा, कंडीशन फिर से ट्रू है, कंडीशन फिर से ट्रू है तो आपका 4 प्रिंट हो जाएगा, और फिर वैल्यू आई की फिर इंक्रीमेंट होगा, अब वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर चेक होगा 5 इज लेस देन 6, अगेन कंडीशन ट्रू है, तो फिर 5 प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब वैल्यू 6 हो जाएगी। जैसे ही वैल्यू 6 होगी, कंडीशन चेक होगी वाइल की, वाइल 5 इज़ लेस देन 6, 6 इज़ लेस देन 6, क्योंकि आई की वैल्यू 6 होगी, 5 प्लस 1 6 हो गई, तो 6 तो लेस देन 6 नहीं है, कंडीशन फेल हो गई, कंडीशन फेल होगी तो हम लूप के बाहर आ गए। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये प्रिंट आई स्टेटमेंट और आई इक्वल टू आई प्लस स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा, 5 टाइम्स रन होगा। यही लूप की स्पेशलिटी कि अगर हमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या काम करते हैं, हम लूप चलाते हैं। तो लूप चलाने का एडवांटेज होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे यहाँ पर, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल के अंदर कंडीशन आई इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन में देता हूँ यहाँ पर वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, क्या बता सकते हैं? सोचिए ज़रा, सेम लॉजिक है, और आई इज़ लेस देन 6 की जगह मैंने लिखा है आई इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपने लिखा आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपने लिखा वाइल आई इज़ लेस देन 6, तो आई इज़ आई इज़ ग्रेटर देन 0, तो आई ग्रेटर देन 0 है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, आई प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, 2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो फिर 2 भी प्रिंट हो जाएगा। एक्चुअली ये लूप चलता रहेगा और ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू में हमेशा इंक्रीमेंट होता रहेगा, और चूँकि आप हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो ग्रेटर देन 0 होगी, तो लूप कभी एंड नहीं होगा, एंडलेस लूप हो जाएगा ये, या हम कहें इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो यही इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा लूप चलाएं हम जिसमें कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होती रहे और कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो, तो फिर वो इनफाइनाइट लूप होगा, लूप चलता रहेगा, वैल्यू लगातार प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, तो जनरली इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि ये आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट लूप क्या होता है। इनफाइनाइट लूप में कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाइड रहती है, कभी भी फॉल्स नहीं होती, तो उसको हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। जब हम लूप के बाहर ही नहीं आ पाएंगे तो फिर वो इसे इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। अब चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम करने का। तो यहाँ दो बातें हैं, पहला तो ये कि आप यूज़र इनपुट ले सकते हो या आप कोई वैल्यू दे सकते हैं कि जहाँ तक आपको नंबर ऑफ, जहाँ तक आपको सम चाहिए। तो अगर आप यूज़र इनपुट दे रहे हैं तो लिखेंगे n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर n। तो यहाँ आप ये बताएंगे कितने नंबर तक आप सम लेना चाह रहे हैं। जैसे आप 10 तक का सम लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ वैल्यू 10 पुट करेंगे, और आप पहले से ही आपको डिसाइड आपने कर लिया कि नहीं हमें तो 10 नंबर्स का ही सम चाहिए, तो आप n इक्वल टू 10 भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि आपको सम चाहिए तो आपको एक वेरिएबल सम लेना होगा, और इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज़ करनी होगी। 0 से इनिशियलाइज़ करने का सिर्फ इतना सा सेंस है कि जब हम वैल्यू 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं तो इट मीन्स हम इंटेंशनली ये बताते हैं पाइथन इंटरप्रेटर को कि इसके अंदर कुछ गार्बेज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले से कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो और उसमें वैल्यू ऐड हो जाए हमारी। हम इसे 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे तो इसमें 0 रहेगा, और 0 में जो भी वैल्यू ऐड होगी तो हमारा आंसर से इफेक्ट नहीं करेगा, हमारा आंसर ठीक आएगा। फिर हमें इनिशियलाइज़ करना है लूप के वेरिएबल को। लूप का वेरिएबल हमने आई लिया, जनरली हम आई इसीलिए लेते हैं क्योंकि हैबिचुअल हो जाए हम, और हर जगह आपने देखा होगा बुक में और हर जगह कि आई जे के ही रहता है, जनरली आई ही रहता है। एक से ज़्यादा वेरिएबल लेना है नेस्टेड लूप में तो हम आई और जे लेते हैं। तो आई को देखते ही समझ में आ जाएगा हाँ ये लूप वेरिएबल है, तो हमने आई की वैल्यू को 1 ले लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन। जब तक कि आई की वैल्यू एन से लेस देन रहेगी और इक्वल रहेगी, लेस देन इक्वल टू रहेगी, तब तक लूप चलेगा, क्योंकि हमें एन नेचुरल नंबर का सम चाहिए। तो हम लिखेंगे सब इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम में हम आई की वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो आई की हर बार वैल्यू चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आई की वैल्यू को हम नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हमने लिखा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1,
तो पहली बार आई की वैल्यू 1 रहेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी। इस तरीके से आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी और चेंज होते होते आपकी तब तक चेंज होगी जब तक कि आई की वैल्यू एन के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। पहले सम में 0 थी, सम की वैल्यू 0 थी, तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, तो 0 में 1 ऐड होगा तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। दोबारा में फिर 1 में फिर 1 ऐड हो 1 में फिर 2 ऐड होगा तो 3 हो जाएगी सम की वैल्यू, फिर 3 में फिर 2 ऐड होगा तो 5 हो जाएगी। इस तरीके से एडिशन चलता रहेगा, सम की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग अपडेट होती रहेगी। और फाइनली सम की वैल्यू में क्या होगा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो कि यहाँ पर इस केस में हमने मान लीजिए n इक्वल टू 10 लिया है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम स्टोर हो जाएगा। अब हम उसके लिए प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, तो प्रिंट कराना है तो हम क्या काम करेंगे कि हम उसको प्रिंट स्टेटमेंट को लूप के बाहर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लूप के बाहर क्यों देंगे? लूप के बाहर इसलिए देंगे क्योंकि जब हम इसे लूप के बाहर लिखेंगे तो जो फाइनल वैल्यू होगी सम की वो प्रिंट होगी सिर्फ। अगर हम इसे लूप के अंदर लिखेंगे तो हर बार वैल्यू प्रिंट होगी जितनी बार लूप चलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये दिखाता रहेगा कि पहले सम की वैल्यू इतनी थी फिर इतनी थी। जैसे ही कोई नेचुरल नंबर ऐड होगा तो वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा सम वाला भी। तो उसका तो कोई मतलब है, हमें तो ये करना था कि हम ये चाह रहे थे कि फाइनली फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम कितना वो हमको पता चल जाए, तो इसलिए हम इसे लूप के बाहर प्रिंट करेंगे। तो लूप के बाहर प्रिंट करने का एक एडवांटेज ये होता है कि जब कभी हम लूप के बाहर प्रिंट करते हैं तो उसमें होता ये है कि आपका जो फाइनल आंसर होता है, जो फाइनल वैल्यू होती है लूप की, जब हम लूप से बाहर आते हैं वो प्रिंट होती है। तो सम की जो भी फाइनल वैल्यू होगी, जैसे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम 55 होता है तो 55 प्रिंट होगा, हर बार प्रिंट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब कभी भी हम कोई स्टेटमेंट लूप के बाहर लिखते हैं और लूप की वैल्यू को उसमें प्रिंट कराते हैं तो लूप की जो फाइनल वैल्यू होती है कैलकुलेशन में वही प्रिंट होती है। तो इस केस में अगर n इक्वल टू 10 था तो आंसर 55 प्रिंट होगा। ये कल भी हमने समझाया था आपको, ठीक है, आज एक बार और बताया है। अब ब्रेक स्टेटमेंट की बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। देखिए ब्रेक की जहाँ तक बात है तो ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक का काम सिर्फ इतना होता है कि ब्रेक से हम लूप के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब जनरली हम ब्रेक लिखते नहीं हैं, अब ब्रेक हम इफ़ के साथ लिखते हैं क्योंकि बाहर आने ब्रेक लिख देंगे विदाउट इफ़ तो होगा क्या कि हम कोई कंडीशन है नहीं, ब्रेक इनकाउंटर हुआ, लूप के बाहर आ गए तो लूप का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो हम इफ़ के साथ इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन इनकाउंटर होती है उसके अंदर और हम ये चाहते हैं कि जैसी ही कंडीशन आए लूप के हम बाहर आ जाएँ तो हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि जब कभी भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है लूप के अंदर तो इफ़ के साथ यूज़ होता है। एक केस लेते हैं उससे आपको और क्लियर पता चल जाएगा। ये देखिए, वेट ए सेकेंड, उससे पहले एक बात और, एल्स स्टेटमेंट का यूज़ वाइल और फॉर लूप दोनों के साथ होता है। इफ़ के साथ तो आपने देखा ही था, ठीक है, इफ़ एल्फ के साथ भी आपने देखा, लेकिन एल्स का यूज़ वाइल और फॉर लूप के साथ भी होता है। तो होता क्या है कि जब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है और हम लूप के बाहर आ जाते हैं तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता ही है। तो इसका मतलब वही है जो इफ़ के साथ था, इफ़ के साथ भी ऐसे ही होता था। इफ़ के साथ जब हम कंडीशन देते थे, कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट होता था और कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता था। तो सेम यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी याद रखिएगा इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपने लिखा है काउंटर इज इक्वल टू 0, ठीक है, वाइल काउंटर इज लेस देन 3, ठीक है, काउंटर जब तक काउंटर की वैल्यू 3 से लेस देन रहेगी तब तक लूप चलेगा। प्रिंट इनसाइड लूप, इसके अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया तो इनसाइड लूप स्टेटमेंट 3 बार एग्जीक्यूट होगा ऑब्वियसली, काउंट 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए और 3 के लिए फेल हो जाएगा। जब ये 3 के लिए फेल हो जाएगा, नीचे आप देखें काउंट इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 है तो यहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है ऑफकोर्स, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा हुआ है प्रिंट इनसाइड एल्स। तो ये आपका आउटपुट आएगा इनसाइड लूप, इनसाइड लूप, इनसाइड लूप और लास्ट में इनसाइड एल्स जब कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ब्रेक की बात कर रहे थे हम, ब्रेक कैसे देते हैं इसको एक बार और देखते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू 1 है, इसके बाद हमने लिखा वाइल आई इज़ लेस देन 6, तो तब तक लूप चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 6 रहेगी। उसके बाद मैंने प्रिंट आई किया तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लूप के अंदर ही है और हमने लिखा इफ़ आई इज इक्वल टू 3, जब कभी भी आई की वैल्यू 3 होगी या आई की वैल्यू 3 पाई जाती है तो ब्रेक, हम लूप के बाहर आ जाएंगे, आगे की वैल्यू के लिए लूप नहीं चलेगा। हालांकि हमने इंक्रीमेंट कंडीशन दे रखी है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो नेक्स्ट वैल्यू हमें आई की जो मिलेगी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 से मिलेगी और इंक्रीमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीमेंट होगा तो प्रिंट भी होगा, प्रिंट होगा, कोई बात नहीं यहाँ पर।
लेकिन जब कभी भी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, आई की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेक दे रखा है आपने। और दूसरी बात ये आपने देखा होगा, इफ़ दे रखा है, इफ़ के साथ हमने ब्रेक दे रखा है, तो स्पेस देने के बाद ब्रेक को लिखा है, इंडेंटेशन जिसे हम कहते हैं। तो अभी इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा, और ब्रेक स्टेटमेंट रन होने के साथ ही आप लूप के बाहर आ जाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं आउटपुट कितना आएगा? चलिए देखते हैं। आई इज इक्वल टू 1, वाई आई इज़ लेस देन 6, तो 1 6 से लेस देन है, ठीक है, प्रिंट आई 1 प्रिंट हो जाएगा। इफ़ तो रन नहीं होगा क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 इज़ लेस देन 6 चेक होगा, ट्रू पाया जाएगा, 2 भी प्रिंट हो जाएगा। इफ़ आई इज इक्वल टू लेस देन 3 फिर से फॉल्स है स्टेटमेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट अभी भी रन नहीं होगा। आई की वैल्यू में फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 चेक होगा, 3 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, 3 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जब ये स्टेटमेंट आएगा आई इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, हम इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट दे रखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और जो दे रखा है ब्रेक, और ब्रेक इनकाउंटर होते ही लूप के बाहर आ जाएंगे। अब इंक्रीमेंट नहीं होगा आई की वैल्यू में क्योंकि हम लूप के बाहर आ गए उससे पहले ही। तो आंसर जो प्रिंट होगा 1 2 3 सिर्फ ये प्रिंट होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट होता है ब्रेक स्टेटमेंट के। तो जो हम ब्रेक में काम करते हैं, कंटिन्यू में जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। देखिए ब्रेक में क्या करते हैं, जैसे ब्रेक इनकाउंटर होता है तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं, आगे क्या इंक्रीमेंट होना था नहीं होना था वो कोई मैटर ही नहीं करता, लूप की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाइड है नहीं है वो भी कोई। ब्रेक इनकाउंटर होने का मतलब है कि ब्रेक जैसे ही आया, ब्रेक से हम लूप के बाहर आ गए। लूप को आगे भी हो सकता है रन करना हो, कंडीशन सेटिस्फाइड अभी भी हो रही हो, लेकिन चूंकि ब्रेक इनकाउंटर हो गया तो ब्रेक आने का मतलब ये है कि लूप के हमें बाहर आ जाना है, तो लूप के बाहर आ जाते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। कंटिन्यू स्टेटमेंट में होता यह है कि आप लूप में बाहर ना आके लूप की नेक्स्ट वैल्यू के लिए प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, यानी हम वापस लूप की कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां कहीं भी कंटिन्यू आता है। तो जस्ट ब्रेक में तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू में वापस कंडीशन में पहुंच जाते हैं, कंडीशन दोबारा से चेक होती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे लिखा हुआ विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। तो कंटिन्यू होने से क्या होता है कि जो अभी करंट में इटरेशन चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू के लिए ये रन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ दे रखा है, अब मैंने इसी में मैंने ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दिया, प्रोग्राम सेम है। तो आपको भी ये प्रोग्राम बनाना है। देखिए ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में डिफरेंस लिखने को आता है, और ये कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट डिफरेंस क्या होता है। आपको इसे एग्जाम्पल के साथ समझाना है। साथ ही आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ हुआ है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि ब्रेक अगर कहीं भी आ रहा है लूप में, तो जब कभी ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा तो लूप के आप बाहर आ जाएंगे, और जब कभी भी कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर आपको रन होगा आपका, तो आप करंट इटरेशन को छोड़ के वापस नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, कंडीशन नेक्स्ट स्टेशन के लिए चलेगी आपकी। तो देखिए इसमें देखिए आप क्या होता है, आई इज इक्वल टू 0, आई एक वेरिएबल है, ऑब्वियसली लूप का एक वेरिएबल है आई, उसको 0 से इनिशियलाइज किया गया है। देन आफ्टर आप इसमें देखेंगे आई इज लेस देन 6, तो आई को चेक किया गया है कि आई लेस देन 6, ऑफकोर्स आई लेस देन 6 है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, कंडीशन में इसमें इंक्रीमेंट किया गया है, आई की वैल्यू अभी आपकी 2 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी, 0 + 1 1 होगा। अब कंडीशन चेक होगी, इफ़ आई इजल टू 3, क्या आई इक्वल 3 के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट रन नहीं होगा। हाँ प्रिंट आई जरूर हो जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट जरूर हो जाएगी, इट मीन 1 प्रिंट हो जाएगा। अब चूँकि आई की वैल्यू 1 हो चुकी है तो 1 चेक होगा, 1 इज़ लेस देन 6, 1 इज़ लेस देन 6 है, अगेन कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम लूप की बॉडी के अंदर आ गए, लूप की बॉडी में है हम, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो इट मीन्स 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कंडीशन फिर से चेक होगी इफ़ वाली, 2 इज इक्वल टू 3, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में रन नहीं होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 है तो 2 को चेक करेगा 6 से कि 2 इज़ लेस देन 6 है, कंडीशन ट्रू है, फिर हम बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एंटर कर जाते हैं और आई की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट होता है। अब आई की वैल्यू में 2 + 1 कितना हो जाता है? 3, आई की वैल्यू अब याद रखिए 3 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ आई इज इक्वल टू 3, तो आई की वैल्यू कितनी है? 3, 3 = 3, ये तो ठीक है।
तो अब ये जब ये ठीक है, तो अब जहाँ पर जब कंटिन्यू एनकाउंटर हुआ है, तो अब इसके बाद ये बात मेरी सुनिएगा, समझिएगा, हम वापस लूप की चेकिंग कंडीशन में पहुंच जाते हैं और इसके आगे का कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक में हम बाहर आ रहे थे, कंटिन्यू में वापस पहुंच जाएंगे लूप की चेकिंग कंडीशन पर। तो आई इज इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यू है, तो फिर आपकी वैल्यू अब आई की चूँकि 4 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, ठीक है, तो 3 को चेक करेगा, 3 इज़ लेस देन 6, तो 3 लेस देन 6 है, बिल्कुल है। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर चेक करेगा 4 इज इक्वल टू 3 नहीं है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। 4 प्रिंट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वैल्यू 4 इज़ लेस देन 6 चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, इफ़ की कंडीशन अभी भी फेल रहेगी तो 5 प्रिंट हो जाएगा, और फिर आपका तो 5 तक वैल्यू प्रिंट होंगी, तो इट मीन्स आई की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी, 3 प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि 3 पर कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गया था, तो 3 पर लूप पर हम वापस कंडीशन में चले गए थे, तो 3 प्रिंट नहीं होगी, फिर 4 प्रिंट होगी, फिर 5 प्रिंट होगी, तो 1 2 4 5 ये वैल्यू प्रिंट होगी, 3 प्रिंट नहीं होगी। तो इससे हमने ये समझा कि जब कभी भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है तो हम लूप में कंडीशन में वापस पहुंच जाते हैं और आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। जबकि ब्रेक में क्या होता है कि ब्रेक में हम लूप के बाहर आ जाते हैं, अनकंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ब्रेक आ गया बाहर आ गया, बात खत्म। कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसमें कोई अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, जब कंटिन्यू होगा तो आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हम वापस लूप की बॉडी में पहुंच जाएंगे, यानी करंट इटरेशन नहीं एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट स्टेशन के लिए वैल्यू फिर रन होगी, जैसा कि इस केस में हो रहा है आपका। तो आई थिंक कंटिन्यू ब्रेक में आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। एक बार एल्स की बात और कर लेते हैं। तो एल्स का जो काम आपका इफ़ के साथ था, वही काम यहाँ पर एल्स का इसके साथ होता है, आपका लूप के साथ होता है आपका। तो एल्स स्टेटमेंट जब कभी भी रन होगा तो रन तभी होगा जब कंडीशन फेल होगी आपकी लूप की। जैसे आपने ये लिखा आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन 6 प्रिंट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो ऑब्वियसली लूप चलेगा, ठीक है, और तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू इक्वल टू 6 नहीं हो जाती या ग्रेटर देन 6 नहीं हो जाती, तब तक लूप चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि आपका जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो उस कंडीशन फेल होने पर फिर एल्स स्टेटमेंट रन होगा, तो फिर एल्स का पार्ट रन होगा, तो एल्स में स्टेटमेंट ऑलरेडी दे रखा है, प्रिंट आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6। तो याद रखिएगा एल्स का पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब लूप से हम बाहर आ जाएंगे या लूप की कंडीशन फेल हो जाएगी, इसको ऐसे कहें तो ज़्यादा बेहतर है, लूप की कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम ये एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। याद रखिएगा एल्स में कभी कोई कंडीशन नहीं होती। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, लूप की कंडीशन हर बार चेक होगी और जब तक कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन के 2 ही रिजल्ट होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जब तक ट्रू रहेगी तो लूप की बॉडी के अंदर हम एंटर कर जाएंगे और जो भी स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन जब कभी भी लूप की कंडीशन फेल हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो ये इसके बारे में था। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा ना, क्या बता सकते हैं क्या आंसर आएगा? देखिए जब तक लूप की कंडीशन कब तक ट्रू पाई जाएगी, जब तक कि लेस देन 6 रहेगी। तो लेस देन 6 का मतलब है कि 1 के लिए लूप चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा और 5 के लिए चलेगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो कंडीशन फेल हो जाएगी और फिर एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो फिर मैसेज प्रिंट होगा आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6। तो एक्चुअली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 एंड देन नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा होगा आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6। तो ये एल्स का काम होता है। तो स्टूडेंट ये हमारा लूप का पार्ट आज कंप्लीट हो गया हर तरीके से। मैंने आपको फॉर लूप बता दिया, वाइल लूप बता दिया, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, तो और आप भी जितने प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लूप प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। और थोड़ा अगर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक ऐसा है, इस पर थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं। बहुत ज़रूरी पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लूप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और लूप सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, ज़्यादातर में यही वाइल और फॉर लूप यूज़ होता है, थोड़ा बहुत सिंटैक्स का चेंज होता है, लेकिन होते हैं ये आपके। तो इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ देखिएगा फॉरवर्ड वाइल लूप के साथ, और साथ ही साथ एल्स का भी प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।